जो बच्चे पास नहीं हो सके वो अगर अपना कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहें कि क्यों उनके नज़दीक क्यों ये पेपर फेल हुआ, उनमें क्या क्या कमियां रह गई। सर 48 आए सुना आपके, तो वो 2 नंबर कहाँ से लूज़ किया आपने? पेपर पूरा हो गया था? नहीं हुआ था, आता था फिर रह गया था और रह गया था। दिस इज वेरी स्ट्रेंज। सी लॉ का पेपर या बी लॉ का पेपर हो, वो तो 3 घंटे से पहले लोगों का ख़त्म हो जाता है, आपका कैसे रह गया? इसका मतलब है कि शायद राइटिंग स्पीड कम थी, ठीक थी, या फिर आप एक्स्ट्रा लिख गए, एक्स्ट्रा लिख गए। तो एक्स्ट्रा जब लिखा, एक तो टाइम ज़ाया हुआ और पेपर आपका कंप्लीट नहीं हुआ। तो कितने नंबर का पेपर हो गया था? हाँ, कितने का हो गया था? 90 का हो गया था। और 10 नंबर का एक ही सवाल रह गया होगा, वो जो डायरेक्टर वाला था, है ना, जिसमें एक टेबल सा बना हुआ था, वो आसान भी था। जी ठीक है, डन डन हो गया। बस पानी भी बता दीजिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मतलब मेरे भाई को तो घर तक छोड़ के हूँ ना। तो 2 नंबर से पेपर रह गया। क्या 2 नंबर से ही पेपर रह गया? 52 से रह गया। तो यानी कि 90 में से जो आपने अटेम्प्ट किया वहाँ से भी 2 नंबर आप एक्स्ट्रा नहीं हासिल कर पाए। उसको क्या, कैसे आप डिफाइन करेंगे? पेपर ये जो था, ये पेपर जो था, इसमें कितने नंबर की क्रैमिंग आपको नजर आई थी? 35 नंबर के स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप 1 सवाल है इस पेपर में, और 15 नंबर के आसान 15 MCQs, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। 50 नंबर का पेपर आई के आपने आपको कहा है कि इसमें कोई मसला नहीं था। नहीं, अगर आपकी तैयारी थी तो आई डोंट थिंक सो कि टफ था। अभी देखते हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगेन ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, मगर वो जो 35 नंबर इसमें छुपे हैं क्रैमिंग पोर्शन के, और सिर्फ टाइप 1 के, अभी मैं टाइप 2 पे नहीं गया, ये तो हासिल करने चाहिए थे। आपको MCQs मुश्किल लगे, ठीक है। ओए होए, अच्छा। टेस्ट भी कोई नहीं दिए, मॉक दिया था, मॉक भी नहीं दिया। कितने आए? तो थोड़ा सा अगर आप तकल्लुफ़ कर लेते तो आज आप यहाँ ना बैठे होते। तो क्यों? तो ऐसे ही है ना, ऐसे ही होगा जब आपने पूरा सेशन टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया, कोई सवाल लिख के नहीं ना दिखाया ना। इस सेशन में क्या हालात है? टेस्ट दिए? कितने दिए हैं? फिजिकल ली क्लासेस या ऑनलाइन ली क्लासेस? और टेस्ट यहाँ पे आके फिजिकल दिए हैं या ऑनलाइन देते रहे? अच्छा, यानी कि आप टेस्टिंग में आपने मार खाई, प्रैक्टिस आपकी नहीं हो पाई सही से। हाँ जी, जनवरी में PRC पास हुआ, आपने कहा मैं आग लगा दूंगा, उसमें सीलो भी डाल दिया होगा, और तीनों रह गए थे। कोई पास हुआ था? तीनों रह गए। कितने? 39 पे। यानी कि भाई ने PRC से छलांग लगाई एकदम से कैफ के कुएं में। उनको लगा कि 2 महीने में मैं 3 पेपर तो खड़का सकता हूँ। भाई के अपने भाई को खड़का दी। आप तो जी, आपके नज़दीक क्या रीज़न है फॉर फेलियर? आपको भी MCQs मुश्किल लग रहे थे? अगेन
द कॉमन इशू, नो प्रैक्टिस, नो ड्राफ्टिंग, MCQs डिफिकल्ट थे। नो डाउट पेपर आसान था, पेपर मुश्किल नहीं था। अगर आप MCQs के 15 मार्क्स को साइड पर रखें तो मेरा नहीं ख्याल कि ICAP ने कोई टेढ़ा सवाल इसमें पूछा। कॉन्सेप्चुअल पेपर था, उसने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स टेस्ट किए, मगर कोई भी सवाल इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाया जिसमें आप लोग फंसते हैं। आइए शुरू करते हैं, फिर साथ साथ चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे। याद रखिएगा, जब भी आप पेपर करने बैठें, फर्स्ट 15 मिनट्स में आपने एक ही काम करना होता है, स्किमिंग। और स्किमिंग क्या होती है? ये पेपर आपके सामने आ गया, आपने पेपर को सिर्फ जज करना है कि कितने रटे वाले सवाल आपको नज़र आ रहे हैं और कितने आपको लॉजिकल सवाल नज़र आ रहे हैं। और जो जो रटे वाला सवाल है उसको जल्दी से पढ़ लें और अपने दिमाग में उसका आंसर बनाना शुरू कर दें। फर्स्ट आर, कौन सा आर? फर्स्ट आर ऑफ द पेपर शुड बी स्पेंट ऑन टाइप 1 क्वेश्चंस। अगर मैं आपको आर वाई स्ट्रेटजी बताऊं तो फर्स्ट आर में क्या करना है? ऑलवेज अटेम्प्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, जिसको आप क्या कहते हैं? टाइप 1 सवाल। और मोर और लेस these will be around 30 to 35 मार्क्स। एंड जब आप ये कर लें या इससे पहले, यस, एवरी सिंगल अटेम्प्ट के लिए MCQs जो आते हैं वो पहले घंटे में लिख के साइड पे कर लें। जो नहीं आते उस पर दिमाग अभी नहीं लगाना, क्योंकि वो आपको टाइम किस पे चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के ऊपर। तो जैसे ही फर्स्ट आवर ख़त्म हो, यानी कि 10:15 बज जाए, आपने कम से कम कितने मार्क्स का पेपर ख़त्म कर लिया हो? 30 से। इसका पता क्या फ़ायदा होगा? ये चीज़ आपको अगले 2 आवर्स के लिए मोटिवेट करेगी, क्योंकि आप फॉर श्योर सेट बैठे होंगे कि यार 35 नंबर का मैंने पेपर पूरा कर लिया है, ऊपर से कोई 5-6 MCQs मुझे आते थे, 40 तक तो मैं पहुंच गया। अब आगे मेरी दौड़ कितने की है? 60 नंबर की। और 60 में से मैंने कितने हासिल करने होंगे? अराउंड, नहीं 10-12 नहीं, मतलब वो तब होंगे ना कि जब इसमें से ICAP कोई मार्क्स ना काटे। तो चले, इसमें से आपको ICAP ने दे दिए 80% मार्क्स। 40 का 80% बताएं क्या होता? 4 8 32। तो 32 आपने हासिल कर लिए, अज्यूमिंग कि 80% तक आपको ICAP टाइप 1 क्वेश्चंस में से मार्क्स अवॉर्ड कर रहा है। 32 मेरे आ गए पहले घंटे में। पास होने के लिए चाहिए 18। पेपर में एक और टाइप का सवाल भी होता है जो कि दिखता सिनेरियो बेस्ड है, मगर होता कौन सा? क्रैमिंग। उसे क्या कहते हैं? सीम्स लॉजिकल क्वेश्चन। और जनाब ये है आपका टाइप 2, और ये पेपर टाइप 2 सवालों से भी भरा पड़ा। इसकी एक पहचान होती है, ये 2 से लेके 5 नंबर तक आपको मिल रहा होता है। कोई भी ऐसा सिनेरियो हो ना जो कि 2 से 5 के बीच में हो, ऊपर उसने एक सिनेरियो दिया होगा और नीचे एक आसान सी रिक्वायरमेंट दी होगी। और दूसरी पहचान ये होती है कि अगर हम उस सिनेरियो को हाइड कर दें तो उसके बावजूद भी हम उसकी रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी आपको अराउंड 20 से 30 नंबर तक के एग्जाम में मिल जाते हैं। यस, आप कोई भी पिछली 4-5 अटेम्प्ट्स के पेपर उठा के देखें, आपको डेफिनेटली नजर आएंगे। ये ICAP का एक पैट पैटर्न है। इसमें 60% तक आपने मार्क्स हासिल कर लिए। 30 नंबर का पेपर था,
60% कितने हो गए? नहीं जनाब, मुबारक हो, आप आई कैप की नज़रों में सुर्ख रुआ, बट क्या आपकी जंग ख़त्म हो गई है? क्या ये 50 वाकई में आपको मिल गए? ये हैं आपके नॉमिनल मार्क्स, ये रियल नहीं है, ये नॉमिनल है, जो आपकी सोच आपको लिखी गई। अब आ जाए थर्ड आवर में। थर्ड आवर में कौन सा सवाल करेंगे? वो सवाल जो कि प्योर क्या है, प्योर लॉजिकल है, जहां से आप उसको क्या देंगे, रिकमेंडेशंस देते हैं। वो पूछता है कि भाई ये वाली हालात में आप लोग क्या करेंगे, हमें एडवाइस करें, हमें एडवाइस करें, हमें सजेस्ट करें। ये क्वेश्चनिंग वर्ब्स यूज होते हैं थर्ड आवर में या प्योर लॉजिकल सवाल में। ये सवाल होते हैं स्ट्रेट लाइनर्स, यानी कि स्ट्रेट लाइन का आपको सवाल मिल जाएगा। ये होते हैं एक्सप्लेन, एनलिस्ट, डिफाइन, इस तरह के आपको क्वेश्चनिंग वर्ब्स कहाँ पे मिल रहे होते हैं? सीम्स लॉजिकल में। तो पेपर अगर आपको सॉल्व करने के, तैयारी हर बच्चे की होती है, कोई ऐसा बच्चा एग्जाम देने नहीं जाता जिसकी तैयारी ना हो। चैप्टर्स कितने और सबने कितने तैयार किए होंगे? 12। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई पास हो जाता है, कोई फेल हो जाता है? पहला फैक्टर तैयारी, हम अज्यूम करते हैं कि तैयारी सबकी कांस्टेंट है। सेकंड फैक्टर प्रैक्टिस, हम अज्यूम करते हैं कि सबने इक्वली प्रैक्टिस की है। फैक्टर नंबर 3 एग्जाम प्रेशर को हैंडल। अक्सर बच्चे इस प्रेशर की वजह से फेल हो रहे होते हैं। उनको आता सब कुछ होता है, लिखना भी जानते हैं, मगर जब आपने कॉलेज में टेस्ट दिए तो चैप्टर वाइज दिए, और जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं तो आपको पता है कि यार मेरा जो थीम है, जो मेरा स्कोप है, वो ये 4 सफ़े हैं, इससे मैंने बाहर नहीं जाना। कुछ भी आ जाए इन 4 सफ़ों के अंदर से ही आंसर हो रहा होगा, तो वो आप लेफ्ट राइट देख के थोड़ा सा सोच के आंसर्स निकाल लेते हैं। मसला कब आता है? जब चैप्टर ज़्यादा हो, उसमें ये स्ट्रेटजी काम आती है। अगर आप पहले घंटे में स्ट्रेट ये सवाल उठा लें, ये और कुछ नहीं करेंगे, आपका टाइम ज़ाया करेंगे। मैं इन्हें कहता हूँ ये वो सवाल हैं जो कि आपको अंधेरे में ले जाते हैं। कहाँ पे लेके जाएंगे? क्या मतलब है इसका? ये सवाल कहेंगे आओ सॉल्व करना है मुझे, आ जाओ मेरा बच्चा। ये आपको बिठाएंगे कुर्सी पर, लाइटें बंद कर देंगे, आप लिखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, लिखते रहेंगे, सोचते रहेंगे। नंबर सिर्फ कितने होंगे? 15 से 20, मगर टाइम आप इस पर लगा बैठेंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे, और बाकी 45 मिनट 1 घंटे के लिए आप जंग करेंगे इन सवालों के साथ। और ये वो सवाल हैं जो कि आपको पास करवाएंगे, ये वो सवाल है जो कि आपको तंग करेंगे। तो दिस शुड बी योर आइडियल स्ट्रेटजी। फर्स्ट आवर में क्या करना है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। और जो एमसीक्यूज आते हैं जिनके बारे में आप डैम श्योर हैं कि यार इनका ऑप्शन ही यही है, कोई और हो नहीं सकता, कम से कम वो लिख लें। सेकेंड आवर में अगर टाइम मिल जाए तो थोड़ा सा सोच लें, और अगर मजीद टाइम मिल जाए तो तीसरे घंटे में लें, पेपर पूरा हो जाएगा। पेपर सीलो का बहुत मैनेजेबल होता है। कभी भी ये कंप्लेन नहीं आती है बच्चों की तरफ से कि सर टाइम मैनेज नहीं हुआ था। अगर आप इस स्ट्रेटजी पर चलेंगे, आप कभी भी इस वजह से फेल नहीं होंगे कि टाइम मैनेज नहीं हुआ। फिर वजह क्या होगी? आता नहीं था या प्रैक्टिस नहीं थी। आइए तलाश करते हैं इस पेपर में कितने टाइप 1 सवाल है। पेपर शुरू हुआ आपके हाथ में, और नॉर्मली हम लोग एंड से आते हैं।
तो क्वेश्चन 11 मुझे मिल गया, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। पहले 15 मिनट में क्या करना है, इसको चेक कर लेना कि ये मेरा पहले आर में करना चाहिए मुझे। ऊपर देखा एक सिनेरियो था, जल्दी से जब मैंने रिक्वायरमेंट देखी तो वो कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात कर रहा था। मुझे समझ लग गई कि ये सवाल कहाँ से होगा, चैप्टर नंबर 3 से होगा। मैंने कहा अच्छा लंबा सवाल है, अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, आगे चलें। और ऊपर गया, एक और सवाल आया, 3 पार्ट्स थे। मुझे एक वर्ड नज़र आ गया जल्दी से, क्या बोला, चार्ज। तो चैप्टर कौन सा होगा, 7, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। जहन में ये लेकर आए कि क्या ये 7 मुझे आता है, हाँ आता है, मैंने अच्छा सा तैयार किया हुआ है। 3, 6, 8 नंबर का सवाल है, टाइप 2 लग रहा है, इसको मैंने सेकंड आवर में करना है, इसको फर्स्ट आवर में नहीं शुरू कर देना। कब करना है इसको, बेशक आता ही क्यों ना हो, शुरू कब करेंगे, सेकंड आवर में। ऊपर आए मजीद, आपने कहा क्या बात है, 7 और 4 नंबर की क्रैमिंग आ गई। और पीछे कितने मार्क्स की क्रैमिंग थी, तो ऐड करें 15 नंबर की क्रैमिंग हो गई। ऊपर देखा आपने कहा ईओजीएम, ओहो चैप्टर कौन सा होगा, 8, मीटिंग्स का सवाल है, थोड़ा बहुत लॉजिकल लग रहा है, लंबा सवाल है, अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, कब पढ़ूंगा, सेकंड आवर में या थर्ड आवर में। आप मजीद ऊपर आ गए, आपने कहा यार टेबल है, कोई ना कोई कहानी आएगी आपने करवाई होगी, टेबल और कोई कहानी ना करवाई होगी पॉसिबल नहीं है, तो ये मैंने भी संभाल लेना है। और सवाल सिंगल रिक्वायरमेंट के साथ 10 नंबर का। इससे पहले कि सवाल ज़रा गौर करें, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और हर रिक्वायरमेंट 3, 4, 2, 3 नंबरों की है, मगर ये वाहिद सवाल अभी तक जो मुझे मिला है जिसकी सिंगल रिक्वायरमेंट में ये 10 नंबर का सवाल है। तो आपने कहा इसमें भी कोई ना कोई कहानी फिल्म होगी, मैं आगे चलता हूँ। तो आपको जन्नत नजर आई, 3, 4 और 5, 15 वहाँ पे थे, 15 और 7 22, 22 और 9 और 4 हो गए 35। आप कोई भी अटेम्प्ट उठा कर देख लें, 30 से 35, कभी कभी 40-45 भी टच किया है क्या आपने, क्योंकि सी लॉ के अंदर मोर और लेस उसने पूछना क्या है, डाटा। ये बी लॉ तो है नहीं कि बताएं जरा आप कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना, पार्टनरशिप हो रही है या नहीं हो रही है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू करना या नहीं करना। इसमें प्रोसीजर्स हैं, तो प्रोसीजर्स आपने बार बार अपने जहन में ला के रिफाइन करके लिखने होते हैं। अच्छा मजीद में ऊपर गया, मुझे नजर आया 3 पार्ट्स हैं, 9 नंबर है, सिक्योरिटीज एक्ट, तो चैप्टर कौन सा होगा, 6। तो अब मेरे जहन में क्या है, एक सवाल चैप्टर नंबर 6 का है, 3 सवाल क्रैमिंग जो कि मैंने कब करने हैं, फर्स्ट आवर में करने हैं। नीचे आता हूं तो एक सवाल मुझे नजर आ रहा है कि कंपनीज एक्ट है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, तो चैप्टर नंबर 10 का होगा। आगे चलता हूं तो एक फुल फ्लैश सवाल कहां से आ गया, 8 से आ गया। फिर आगे चलता हूं तो एक फुल फ्लैश सवाल कहां से मिल रहा है, 7 से, और एक सवाल कहां से मिल रहा है, 3 से। तो क्या 1 फुल फ्लैश टेस्ट हुआ, नहीं, 2 टेस्ट हुआ, नहीं, 3 टेस्ट हुआ, यस, 4 टेस्ट हुआ, नहीं, 5 टेस्ट हुआ, नहीं, 6 टेस्ट हुआ, 7 टेस्ट हुआ, 8 टेस्ट हुआ, 9 टेस्ट हुआ क्रैमिंग वाले में, हाँ, 10 टेस्ट हुआ, 11 और 12 तो बाय डिफॉल्ट होना ही होना है, क्योंकि 12 की एक अपनी सिंगल ग्रिड है। तो इट मीन्स कि मैंने पहले 15 मिनट में ये देख लिया कि पेपर बना कैसा है। सवाल मैंने कोई रीड नहीं किया, जस्ट मैंने खुद को एक फीलिंग दी है कि यार मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे लिए मैनेजेबल है। पहले 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट मैच में क्या होता है, एक बैट्समैन खेलने जाए, अगर तो वो पहले 15 से 20 मिनट सरवाइव कर जाए पिच पे, तो फिर उसकी स्ट्रोक पर निकलना शुरू होती है। और अगर वो पहले 15 से 20 मिनट में ही आउट हो जाए, या उसकी एज निकल रही हो, या वो स्टेबल ना हो, तो अगला पूरा सेशन उस पर भी भारी पड़ता है और टीम पे भी भारी पड़ जाता है। तो ये पहले 15 मिनट जो रीडिंग टाइम है ना, ये आपका मेक और ब्रेक डिसाइड कर जाता है। पहले 15 मिनट और ये पहला घंटा।
अब पहले घंटे में मुझे 35 नंबर निकालने हैं हर सूरत में। शुरू करूंगा मैं, लेट्स अज्यूम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज, यानी कि जहां पे मेरे क्या हैं 3 क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चंस। पहला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जरा पढ़े, क्या सवाल है? State the matters that are required to be included in the business review section of the director's report for a listed company। अब जिसकी क्रैमिंग अच्छी हो वो स्ट्रेट पहुंचेगा कि चैप्टर कौन सा है। आपको तो तैयारी पूरी थी। तो डायरेक्टर रिपोर्ट कहाँ पे आती है, 3 में या 10 में है? चले जहां में भी आती है। क्या हमें ये पता है कि इस रिपोर्ट के अंदर जो BRS है, जो बिजनेस रिव्यू सेक्शन है, उसमें कौन कौन सी बातें आती हैं? एनीवन? एनीवन? ज्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा। एनीवन? एनीवन? बताएं 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 बताएं। चले ढूंढ के बता दें, ढूंढे चैप्टर कौन सा। मुझे लगा था मैं जाऊंगा, मैं पूरा प्लेटफॉर्म सेट करूंगा, आप कहेंगे सर ठगा ठग, मुझे आपको भी उठाना भी है। हाँ जी, बिजनेस रिव्यू सेक्शन में कौन कौन सी बातें आएंगी, जल्दी बता दें। चैप्टर कौन सा? चैप्टर 11 ही है ये? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इस बुक में 12 चैप्टर ही है ना, तो फिर हाँ जी, यहाँ पे क्या हालात है, 11 या 10 या 3? 11 सेक्शन मिल गया। अगर ये पेपर में आया सवाल और आपको आता था तो क्या 4 नंबर पक्के हो सकते हैं? अगर आपने ये सारी बातें सही लिखी हैं तो आई क्या क्यों नंबर काटेगा आपके? क्या कोई जवाब है उसके पास? जब आपने सारी बातें क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चंस में सही लिखी हैं, जब आपकी क्रैमिंग अच्छी है, तो आई कैप क्यों नंबर काटेगा? एक रीजन हो सकती है, आपने लिखा तो सही है मगर वो पढ़ाया नहीं जा रहा, अपनी तरफ से सही लिखा है मगर वो रीडेबल नहीं है, या ग्रामेटिकल इश्यूज है, चीज पता लिखनी क्या है मगर एग्जाम में हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं अक्सर। तो कोशिश ये करनी है कि इनमें से मार्क्स आपने लूज नहीं करना है थोड़ा सा। अगर यहां पे आपके मार्क्स लूज होना स्टार्ट हो गए तो फिर यहां पे प्रेशर पड़ जाएगा। जब ओपनर्स कम स्कोर पे आउट होंगे तो प्रेशर कहां पे जाएगा? मिडिल पे भी और टेल पे भी जाएगा। तो आपने ओपनिंग स्टैंड बड़ा अच्छा देना। 4 नंबर का सवाल अगर आता हो तो मेरे लिए कोई मसला नहीं। फिर हमें पता है कि वाइंडिंग अप में से कितने नंबर का पेपर आना ही आना, 15 से 20। ये दोनों सवाल वाइंडिंग अप के हैं, पढ़े जरा। हाँ जी, आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स। अब मेरे जहन में आ रहा है यार ये ना एक टेबल बना हुआ है, तो वो टेबल आएगा, आपने कितने नंबर का पूछ लिया पूरा टेबल। यार ये 9 में से 9 अगर ले लें तो सिर्फ एक सवाल की बरकत से अब मुझे कितने नंबर हासिल करने पड़ेंगे? 41। और पेपर कितने का रह जाएगा? 91 का, यानी कि लेस देन 50% पे फॉल कर दूंगा मैं पर सवाल। ये सवाल पढ़े।
तो ये चैप्टर तो बिल्कुल सीधा है ना, यहां से तो आनी ही एक ही तरह के सवाल आने हैं। कौन से? टाइप 1। तो प्रिपरेशन करते हुए मुझे ये कंफर्म बताए कि चैप्टर 12 जब भी टेस्ट होगा वो किस तरह टेस्ट होना चाहिए, क्रैमिंग। इसको मुझे लॉजिकल में सोचने की जरूरत ही नहीं। तो ये 16 और ये 4 नंबर, ये जो 20 नंबर हैं, ये तो किसी भी हालत में आपको लूज नहीं करने चाहिए। अगर ये लूज हुए तो प्रेशर किस पे आएगा? बाकी सवालों पे आएगा और आप पैनिक करना शुरू हो जाएंगे। यही सवाल आपको पास करवाएंगे और यही सवाल आपको फेल करा सकते हैं। आईकैब कहता है कि भाई जब बच्चा गुड़ से मर सकता है तो उसको जहर क्यों दूं? ये गुड़ से मारने वाली बात है। मुश्किल सवाल क्यों बनाए जब आपने सीधा सवाल याद नहीं किए हुए? तो फेल तो आपने वैसे भी होना। वो इतनी एफर्ट क्यों करें मुश्किल सवाल बनाने की? फर्स्ट आवर चल रहा है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। मैंने 20 में से कम 15 या 16 नंबर अपनी उठा के पॉकेट में डाल दिए। अब अगली जंग करते हैं। अगली जंग के लिए मुझे कहाँ पे जाना है? मुझे क्वेश्चन नंबर 8 पे जाना है। 8 कहाँ से है? रिव्यू, फाइनल अकाउंट्स, चैप्टर 11। सवाल पढ़ के बताइए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं रिव्यू की, ऑडिट की, अप्रूवल की, ऑथेंटिकेशन की, पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन की। अगर रिव्यू हो तो क्या होगा और अगर ऑडिट हो तो क्या होगा? क्या टाइम फ्रेम है? रिव्यू में टाइम फ्रेम कितना है? 60 या 120? रिव्यू का टाइम फ्रेम कितना है? रिव्यू का 60 है और ऑडिट के लिए 120। और जो रिव्यू का 60 है वो कहाँ से काउंट स्टार्ट करना है? सेकंड क्वार्टर से। और इसका कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 120 फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हाँ जी, बिल्कुल वही है। तो नीचे क्या पूछ रहा है? अप्रूवल, ऑथेंटिकेशन, पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन। अब ये रट्टा नहीं है कि रिव्यू के लिए सारी बातें बताएं और फिर ऑडिट के लिए सारी बातें बताएं। ग्रुप अकाउंट्स, हाँ जी, पहले आपने बताना है हाफ ईयरली के ऊपर ए और बी, फिर आप बताएंगे एनुअल के ऊपर ए और बी। तो आपने शुरू इस तरह करना है, 8A लिखा ऊपर, पहले हेडिंग दी, हाफ ईयरली में जो जो बातें ए की हैं उसको बता दें, फिर हेडिंग दी एनुअल की, उसमें ए की जितनी बातें पूछनी है बता दी। फिर आया पार्ट बी पे, अगले पेज पे आए, अगेन हेडिंग किसकी दी? हाफ ईयरली की, बी वाली बातें बता दी। यस, बिल्कुल ऐसे ही। अब अगेन ये सवाल अगर आता हो तो क्या ये नंबर लूज करने वाला सवाल है? मैं सिर्फ आपको ना एहसास दिला रहा हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कितना टाइम है पेपर में? सी लॉ का पेपर कब होता है? सी लॉ का पेपर कब होता है? FAR 2, बी लॉ और उसके बाद MFA, MFA के बाद CMA, CMA के बाद सी लॉ। 5वां पेपर होता है, यानी कि जुम्मे को होगा। तो स्टिल देयर इज लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट। अगर आप आज से भी तैयारी शुरू करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू आपको होगा। आपके पास रिवीजन के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप उनको अपनी पेस पे तोड़ लें। 2 हफ्तों में करना चाहते हैं 2 हफ्तों में तोड़ लें, 5 डेज में करना चाहते हैं 5 डेज में तोड़ लें, मगर प्लीज़ अभी भी इन सीधे सवालों के ऊपर टाइम लगाएं। बच्चे को लगता है कि उसने जब एक दफ़ा चैप्टर तैयार कर ली है तो उसको आ गया। एक अप्रोच आपको बताई होगी बहुत स्टार्ट में कि सी लॉ कैसे याद करना है, लिख के याद करना। ये बगैर लिख के याद होने वाला नहीं। और जब एक दफ़ा लिख लें तो अपने लिखे हुए से याद करना है, उसके बाद किताब के ऊपर आपने जाना नहीं। पहले घंटे का आखिरी सवाल फ्रॉम डिविडेंड रेगुलेशन। सवाल पढ़े, देखें क्या आप लोग आंसर कर सकते हैं सवाल को।
चैप्टर 9। कैश डिविडेंड, क्या क्या बातें आएंगी? ठीक है, उसमें 3 चीजें होती हैं, या वारंट देगा या क्रॉस चेक, तो आना चाहिए। 35 पूरे हुए। एक चीज गौर की आपने, 12 का रटा पूछा, 9 का पूछा, 11 का पूछा, कई ये 2 ग्रेड्स पूरे नहीं किए उसने क्रैमिंग के अंदर। 9 लेवल भी टेस्ट कर लिया और 12 भी टेस्ट कर लिया। इसके अलावा चैप्टर 10 से एक सवाल था हमने जो देखा अभी तक क्रैमिंग में। पेपर भी यही चैप्टर पास कराते हैं, 11 से भी है वही ना, 9, 11, 12, ये तो 2 ग्रेड्स पूरी होगी ना मेरी। पेपर पास करने के लिए चैप्टर्स कौन से हैं भला जो हर हाल में आने चाहिए? ग्रेड ए में से कौन से हैं? 1, 2, 5, 6 में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? 6, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 5। ग्रेड बी पे आ जाए, 3, 4 और 8 तीनों ही इंपॉर्टेंट है, मगर 4 रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है। ग्रेड सी में आ जाए, सी में क्या है? तो डी में क्या है? 7 और 10। 7 कम और 10 बहुत ज़्यादा। उसके बाद 9, 11 दोनों इंपॉर्टेंट है और 12 वैसे इंपॉर्टेंट है। 12 चैप्टर। अगर ये पेपर अब ना पास हुआ इस दफ़ा, तो फिर जो बी लॉ का पेपर पास करके आए हुए हैं ना, खुदा ना खास्ता अगर नई स्कीम आ गई और जुड़ गया तो मसला किसको होगा? फिर बैठे रहिएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, तो ये तंग करेगा। बट अभी वो स्कीम दूर है, बट आपने अगली दफ़ा में इसको पास लाजमी कर, कभी भी आ सकती है मगर अगली में नहीं आएगी। जो अब स्टार्ट होगा ना सेशन, उसमें नहीं है, उसके बाद कभी भी आ सकती है। पहला घंटा मेरा पूरा हुआ और मैंने कितने मार्क्स निकाल लिए? 35। वो तो हम कह रहे हैं ना, ये डिपेंड किस पे करेगा? आपकी तैयारी नहीं, आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगा। ये तो अभी नॉमिनल है। मेरी सोच ये कह रही है कि मैंने पहले घंटे में 35 नंबर तक हासिल कर लिया। सेकेंड आवर में क्या पिक करना है मुझे? सीम्स लॉजिकल। अब जब मैंने देखा था पूरा पेपर फर्स्ट 15 मिनट्स में, तो चैप्टर 7 मुझे कहीं ना कहीं नजर आया था, और वो चैप्टर 7 बाकियों से कुछ हद तक आसान होता है। चैप्टर का नाम क्या है? मॉर्गेजेस एंड, और उसका एक पूरा सवाल है, उसका एक क्वेश्चन नंबर 9 जरा पूरा खुल के रीड करें। देखें आप लोग कहाँ तक रीड कर पाते हैं, कहाँ तक इसका आंसर निकाल पाते हैं। हाँ जी, ईगल लिमिटेड इज फाइनलाइजिंग एक नेगोशिएशन है $2 मिलियन की, जो कि लोन है ऑयल बर्ड इंटरनेशनल बैंक। हम लोन दे रहे हैं, हमें लोन आ रहा है। लोन दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं? फॉरेन लेंडर कौन है? OIB। OIB ने कहा सिक्योरिटी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, और चार्ज किस पे क्रिएट होता है? और वो भी किस पे कर रहे हैं? चार्ज चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जो कि पाकिस्तान में है बाय 12 मार्च। अब सवाल कैसे पढ़ना है? आप सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे ईगल लिमिटेड को, जो कि आपकी कंपनी है, फिर आप अंडरलाइन करेंगे OIB को, अमाउंट को, फॉरेन लेंडर को, चार्ज को और इमूवेबल प्रॉपर्टी को। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको दोबारा से सवाल पढ़ना ना पड़े, तो आपका टाइम ना ज़ाया हो। While advised to register the charge, EL believes that
दिस इज नॉट नेसेसरी एज OIB इज अ फॉरेन बैंक। उनको लगा कि चार्ज को रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं है। उनके नज़दीक क्यों नहीं है? क्योंकि जो बैंक है वो हमारे मुल्क का नहीं है। वो किस मुल्क का है बताया उसने? नहीं, फॉरेन। USD है तो कहाँ पे होगा? अमेरिका से अमेरिका में होगा। हाँ जी, सवाल आपने पढ़ लिया, सवाल ने कॉन्सेप्ट दिया। नीचे मेरे पास तीन और 2 टाइप 2 क्वेश्चन। वेदर, सब कुछ हाइड करता हूँ, वेदर EL नीड्स टू रजिस्टर द चार्ज। चार्ज कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान से बाहर। प्रॉपर्टी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो चार्ज रजिस्टर होगा, तो चार्ज रजिस्टर तो होना चाहिए। अब अगर ये सवाल मैं ऊपर से हाइड कर दूं सारा और सिर्फ यहाँ पे लिखूं कि प्रॉपर्टी बाहर है, सॉरी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, चार्ज बाहर है, तो क्या उसको रजिस्टर करना चाहिए? तो आपका आंसर क्या होगा? यस। ठीक है, यस हो गया। विद होम एंड विद इन व्हाट टाइम फ्रेम? हाँ जी, किसके अंडर रजिस्टर होगा ये चार्ज? रजिस्ट्रार के अंदर। और टाइम फ्रेम क्या? चलो, डेज की कहानियां भूलनी नहीं है। आता हुआ सवाल भी डेज गलत कर दी तो ICAP ने क्या करना है? बच्चे को नहीं आता। 3 नंबर के लिए कोई जंग करनी पड़ी है? सिर्फ मुझे क्या पता होना चाहिए था कि चार्ज रजिस्टर होना है। होना किसके साथ है? रजिस्ट्रार के साथ। और टाइम फ्रेम ऑफ 30 डेज। पार्ट बी देखें। चार्ज रजिस्टर होना चाहिए था मगर रजिस्टर नहीं हुआ, तो क्या होगा? ना डोंट टेल मी कि ये प्योर लॉजिकल सवाल है, हमें सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा इस सवाल में। ये रट्टा है, ये प्योर रट्टा है। ये इवन टाइप 2 भी नहीं है, क्योंकि इसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। सिर्फ आपसे क्या पूछ रहा है कि अगर चार्ज टाइमली रजिस्टर नहीं हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे। और ICAP ने ये सवाल क्रैमिंग के अंदर कई दफ़ा टेस्ट किया है। चैप्टर 7 में जाकर जब आप देखेंगे पास्ट पेपर्स तो ये सवाल बहुत दफ़ा टेस्ट हो चुका है। क्या करेंगे? अनसिक्योर्ड, तो सारी कहानी आपने उठा के यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि जब चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ OIB के नाम से और अगर ये कंपनी वाइंड अप हो जाए तो OIB क्लेम कर सकता है। तो OIB इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो चार्ज अगर रजिस्टर नहीं हुआ तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये किताब का छापा है 3 नंबर के लिए। नीचे आ जाए, पढ़े जरा। हाँ जी, मॉडिफिकेशन टॉपिक कौन सा है? चैप्टर सेम चल रहा है 7। अच्छा, एक खासियत है, कभी भी ये बहुत रेयर ऐसे होता है कि ICAP एक सवाल में ना चैप्टर्स को मिक्स कर दे हो। A किसी और से आंसर हो रहा हो, B किसी और से हो रहा हो, C किसी और से हो। ये नहीं करता ICAP, आपके लेवल पे नहीं करता। तो जब चैप्टर 7 में आप कूद गए हैं तो तीनों पार्ट्स भी कहाँ से आंसर हो रहे होंगे? 7 में से 3 और 2 अपने मान से बताइए। मॉडिफिकेशन, अनसिक्योर्ड, टाइम फ्रेम। चैप्टर 7 के पास्ट पेपर्स ही क्यों ना अच्छे से कर ली हो, क्या ये 8 नंबर लूज करने वालों में से है कि नहीं है? तो फिर बच्चे क्यों फेल होते हैं? जब हमें सब कुछ ही आता है तो फिर ICAP को क्यों लगता है कि हमें कुछ नहीं आता? क्योंकि हमारी तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाती। हम लोगों को लगता है, हम लोग थक जाते हैं जब आप थ्योरी याद करने बैठते हैं ना, आवाज़ होना शुरू हो जाते हैं। आप कहते हैं यार क्या बकवास था, लिटरली ये फील आती है, कोई डकचुपी बात तो है नहीं। आप कहते हैं कि यार सर में दर्द लग गई है, न्यूमेरिकल करते हैं, कम से कम एक इंजॉयमेंट तो फील होगी। मगर सीलॉ के अंदर यू फील स्ट्रेस्ड कि यार अभी भी वही सवाल है, 4 दफ़ा कि आपने ये सवाल पूछ लिया है, फिर पूछेगा हाँ हाँ मुझे पता है, मगर क्या पता है? कुछ भी नहीं पता। जब लिखने बैठते हैं
जब कागज़ पे उतारने बैठते हैं तो आपसे उसको हैंडल किया नहीं जा रहा होता। 35 वो नंबर और 8 ये नंबर, कितने हो गए? 43। मेरा नहीं ख्याल कि 43 नंबर लूज करके आप इस पेपर में बाकी नंबर्स में से पास हो सकते हैं। कोई और सवाल आपको जहन में आ रहा हो? 3, 8 और 10 के अलावा? 6। गुड, गुड कैच। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले जरा देखें ना आई कैप भाई क्या कहते हैं आपसे। ये जो आई कैप बड़े भाई हैं आपके, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। पेपर में रिजल्ट कितने परसेंट आया? 47। एक अच्छी खासी तादाद, यानी कि रफली अगर 100 बच्चा पेपर अटेम्प्ट करने गया है तो आई कैप ने कहा है कि 50 पास है और 50 फेल है। जो जो पेपर अटेम्प्ट करने गया आई कैप ने कहा आओ मैं तुम्हें पास करूं, तुम्हें कुछ ना कुछ आता है, लाओ पेपर दो, अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो, मैं तुम्हें पास करने को तैयार। मगर फिर भी बच्चे फेल होते हैं। लास्ट टाइम कितना परसेंट रिजल्ट था? वो लिखा हुआ 43, और इस दफा कितना? 47। जरा कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं। अभी तक हमने सवाल कौन से कर लिए? 2 नहीं किया, 3, 4, 5 करिए। 3 में क्या था? जरा पढ़े खुद ही, जरा अपनी कारस्तानियाँ खुद ही देखें। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। Examinees failed to cover the director's responsibility for ensuring adequate internal financial control। ये पॉइंट उन्होंने नहीं लिखा रिव्यू रिपोर्ट में। जो लेजिटिमेट रीजंस हैं जिस पे आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते इवन दो कि आपको प्रॉफिट आ रहा है, वो वाला पॉइंट मैक्सिमम बच्चों ने नहीं लिखा। तो जो 2 पॉइंट्स लिखने चाहिए थे वो भूल के आ गए। और सिर्फ एक आधा बच्चा नहीं, ये ट्रेंड बनता है मैक्सिमम बच्चों के ऊपर। आपने लिखा था जो पेपर दे के आए? लिखा था? लिखा था? नहीं लिखा था। आंखें बता देती नहीं लिखा था। हाँ जी, नहीं लिखा था, नहीं लिखा था, नहीं लिखा। आप बताएं क्या आपको आई कैप जान के फेल करता? हमें ना लगता है कि आई कैप हमारा दुश्मन है। दुश्मन नहीं है, ये दोस्त है। वो चाहता है कि आप पास हो, अदरवाइज वो 50 नंबर का रट्टा ना दे आपको। अदरवाइज वो रट्टा दे 10-5 नंबर का, और सारे सवाल क्या बनाए? लॉजिकल, जिसमें आप घूमते फिरें और पेपर भी आपसे टाइम पे पूरा ना हो। बीच में एक आधी अटैम्प्ट ऐसी आई जिसमें उसने बच्चों को बहुत तंग किया, मगर फिर से वो अपने ट्रैक पे आ गया, जिसमें वो मैक्सिमम क्या पूछता है? रट्टा पूछता है। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखते हैं। Examinees missed that after passing a special resolution, a company can file a petition with the court for its winding up. Examinees overlooked that an investigation into the affairs of the company is not mandatory if the company's sole business revolves around a revoked license. ये 2 पॉइंट्स भी बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने नहीं लिखे। अब मैं फिर से पूछता हूँ, लिखे थे? नीचे वाला नहीं लिखा, दोनों पॉइंट लिखे थे, दोनों पॉइंट लिखे। चले एक हमारे पास गवाह मौजूद है जिन्होंने एक मिस किया। 5 देखें, इसके बारे में क्या राय? हाँ, तो ये प्रैक्टिस से समझ आनी थी ना बॉस। सर ये प्रैक्टिस से समझ आनी थी। आप चैप्टर 12 को जितना मर्जी रट्टा लगा लें, जब तक आप एक दफ़ा बैठ के उसका एक मैप नहीं बनाएंगे वो कभी भी चैप्टर याद नहीं होगा। क्योंकि उसमें इतनी बातें हैं कि बातें कभी कभी मिक्स हो रही होती हैं, रिपीट हो रही होती, कभी कभी पढ़ते हुए नींद भी आती है उस चैप्टर को। जब तक आप उसको सुकून के साथ एक हाथ में चाय पकड़ें, एक बड़ा सा कागज़ लें, उसको लिखें, स्टेप वाइज लिखें। स्टेप 1 में ये हो रहा है, स्टेप 2 में ये हो रहा है, स्टेप 2 के अंदर ये 4 बातें होंगी, फिर ये स्टेप 3, फिर ये स्टेप 4, तब जाके ये 12 से 15 नंबर आपके हाथ चढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं चढ़ने वाला। 6 हम लोगों ने किया अभी तक?
नहीं 6 नहीं किया। हम उसके बाद कहाँ भाग गए थे, लास्ट पे चले गए थे, हम भी लास्ट पे आ जाते हैं। Examinees did not state that public companies that are listed must collect cash dividend. मैंडेट वाली बात बच्चों ने नहीं लिखी। अब नजर तो ये बता रही थी नहीं लिखी थी, लिखी थी? अच्छा शुक्र है। हाँ जी, नहीं नहीं शायद का मतलब है ना, नहीं। तो अब बताएं आई कैप की जो भविष्यवाणी होती है वो सही होती है नहीं होती? पता है दो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक होता है सजेस्टेड सोल्यूशन और एक होता है एग्जामिनर्स कमेंट। इन दोनों में से जो ज़्यादा ऑथेंटिक है ना वो एग्जामिनर्स कमेंट है, क्योंकि सोल्यूशन तो आपकी किताब के अंदर भी मौजूद है। इट इज़ द एग्जामिनर कमेंट जो बताता है कि बच्चों ने क्या गलतियां की हैं और कैसे आपने अगली दफ़ा वो गलतियां नहीं करनी। आप अगर तो आप वही गलतियां कर रहे हैं तो आप मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं। आपने मक्खी पे मक्खी नहीं मारनी, एग्जाम में बैठ के आई कैप को मारना, पास होकर दिखाना। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया, ये हो गया, 7 किया था, 7 9 में किया, 9 तो नहीं किया, हाँ 9 किया था, चैप्टर 7 था, क्वेश्चन 9 था। हाँ जी 9A, एग्जामिन इज ओवरलुक दैट अ चार्ज इफ क्रेडिट आउटसाइड पाकिस्तान रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन। यानी कि जो वो पूछ रहा था कि क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए या नहीं चाहिए, बच्चों ने उसी पॉइंट को नहीं लिखा, तो फिर क्या लिखा होगा बच्चों ने अपनी फिलॉसफी में जो उसने मांगी नहीं थी। बी पढ़े जरा, examinees failed to state that the Companies Act 17 stipulates that someone acquiring a property after an unregistered charge is created only gets notice from the charge from the date of its registration वाला पॉइंट नहीं लिखा। examinees ने वो बोनाफाइडी वाला पॉइंट भी मेंशन नहीं किया, वो जो क्लेम वाला पॉइंट होता है। आप किताबें खोलेंगे सोचेंगे कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया। आपकी क्या राय है? अभी तक मैंने आपसे तो पूछा ही नहीं, कितनी बातें आपने मिस की हैं, कितनी बातें आपने लिखी, कुछ खट्टी कुछ मीठी है ना, कभी खुशी कभी गम, और मैक्सिमम वैसे किसने मसला दिया था ये पीआरसी के बाद छाल मारने? एक होती छलांग मारना, एक होता है अरशद नदीम वाला, तो आपने वो किया है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा होगा कि तीनों दे दें। हाँ हाँ, तो आप जज्बाती हुए थे ना, हमारा क्या कसूर है इसमें? अच्छा जी 2 3 4 5 हो गया, यहाँ से हमारा ये रह गया है 8 हमने नहीं देखा, वहाँ पे देख लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी के बोनाफाइडी, इसमें समझने वाली क्या बात है? बोनाफाइडी आप बताएंगे, आप बताएं क्या होता है बोनाफाइडी का मतलब क्या होता है? माफ, बोनाफाइडी ऑथेंटिक, बोनाफाइडी 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 पेपर कब है? पेपर कब है? एक भाई बहुत करीब पहुंच गए नेक नियति के साथ। एक काम करें, सारे गूगल करें, अभी करें गूगल, व्हाट इज बोनाफाइडी। एक तो हमने मेहनत करनी छोड़ दी हुई, हमने कहा जो आएगा ना बना बनाया आ जाएगा और हम बस छाप छुपाएंगे नेक नियति के साथ, नेक नियति के साथ किसी को धोखा नहीं देना, ये होता है बोनाफाइडी। अच्छा जनाब, हम 8A पे थे, मिस आप ज़रा पढ़ें, आपके नज़दीक क्या 8A और 8B में जो बातें आपने सोची थी क्या ये वही बातें हैं या कम ज़्यादा हो रही हैं आपके नज़दीक? हाँ जी आपके नज़दीक। तो मैं कब कह रहा हूँ ये सोल्यूशन है,
ये तो बच्चों ने गलतियां की हैं, ये तो बच्चों ने पॉइंट्स मिस किए हुए हैं। हाँ 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 हाँ, उसमें नहीं लिखा ना। तो ये देखें, अगर ये छोटी छोटी गलतियां ना की होती ना तो आप आज दोनों यहाँ पे ना बैठे होते, और आप तो देखा ब्लेंडर में मारा है। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो की हैं उसका नुकसान देख लें, तो क्या होगा, भुगत रहे, दोबारा करके आएंगे। तौबा करें, अभी करें तौबा, कानों को हाथ लगाएं, लगाए लगाए कानों को हाथ लगाएं। शर्म आ रही है, मुझे आप भी लगाएं, आपने भी वो जायका चख लिया है क्या एक दफ़ा। अच्छा जी, अब आए सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। एक बात पूछता हूँ आपसे, पेपर डिस्कस हो रहा है, पेपर किसने देना, आप लोगों ने देना। क्या मुझे इस पेपर पे एफर्ट करनी चाहिए थी? नहीं। मगर क्या मैंने इस पेपर पे एफर्ट की, और क्यों की? मैंने यहाँ पे आने से पहले पूरा पेपर 3 घंटे छाना, और कुछ चीज़ें मैंने आइडेंटिफाई की स्टिकी नोट्स के ऊपर जो कि मुझे लग रहा था बच्चों ने मिस की होंगी, और जब मैंने सोल्यूशन देखा तो आई वॉज नियरली 80% ऑन ट्रैक। कुछ चीज़ें मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट की थी बच्चों से, वो अल्लाह का शुक्र है कि अपने वो चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं की। तो जब मैं 2 घंटे या 3 घंटे इस पर लगा सकता हूँ, वो भी अपनी ये क्लास करवाने के फ़ौरन बाद, सुबह मैंने पहले PRC पढ़ाई 12 बजे तक, उसके बाद 2 घंटे मैंने इस पर लगाए। किसके लिए लगाए थे? आपके लिए लगाए। सवाल पढ़े। सवाल है फ्रॉम सिक्योरिटीज एक्ट, आपने बताना है कि ऊपर के 3 कहानियों में प्रोस्पेक्टस इशू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्या उसका प्रोसीजर होगा। ये तो वाकई पूछ रहा है। कुछ और भी तो बातें आनी थी, सिर्फ इसके तो नहीं आनी थी ना। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ अनलिस्टेड हो और वो ना करे, अंदर भी तो पढ़े कि अंदर क्या हो रहा है। हाँ जी, 9 नंबर का गलबन सवाल है। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। इसका सवाल सोचें और सिर्फ की पॉइंट्स कागज पे लिखें, जल्दी करें। देन लेट्स चेक कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। ये सब कुछ आपने करना है 5 मिनट में, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू राइट द की कॉन्सेप्ट्स। 5 मिनट ऑन द क्लॉक स्टार्ट्स नाउ। क्या हम लोग प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, हाँ या ना? वजह क्या, वजह? एक ही करके चलते हैं ना। आपकी क्या रीजन है? वेरी गुड, आपकी क्या रीजन है सर? अच्छा, यानी कि लिस्टेड कर सकती है, अनलिस्टेड बिल्कुल भी नहीं करेगी। अच्छा, और यहाँ से कोई भाई? अच्छा, और यहाँ से कोई भाई? सवाल में क्या हो रहा है? पिजन लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी 4 मार्च को एग्रीमेंट कर रही है डकलिंग्स के साथ और डवलिंग्स के साथ। 12 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स विद द फेस वैल्यू ऑफ 10 एट 50 पर शेयर, और 14 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स एट 55 पर शेयर। दोनों की फेस वैल्यू कितनी है? और शेयर्स इशू होंगे अगेंस्ट कैश कंसिडरेशन। क्या ये पब्लिक ऑफरिंग है? क्या ये प्राइवेट ऑफरिंग है? तो इसलिए प्रोस्पेक्टस इशू नहीं है। वो जो आप सोच के बैठे हैं लिस्टेड है अनलिस्टेड है, दैट वाज नॉट द मेन रीजन, दैट वाजंट द मेन रीजन।
इसी तरह इसके बारे में क्या ख्याल? अपने ही एम्प्लॉयज को या अपने ही एग्जिस्टिंग मेंबर्स को कह रहे हैं कि हम आपको शेयर इशू करके दे रहे हैं, ये कौन सा इशू होता है? राइट या बोनस? तो भाई बोनस क्या होता है? तो ये राइट इशू है, और राइट इशू में भी प्रोस्पेक्टस इशू सी, ये पब्लिक ऑफरिंग है, और इसमें आपने वो सारी कहानी लिखनी है जो कि उसकी होती है, अखबार में जाएगा 7 दिन 30 दिन 21 दिन वाली सारी कहानी आपने यहाँ पे उठा के आती है, वो सारी कहानी वो क्यों लिखनी है? बड़ा अच्छा सवाल आया, यानी कि आपने नहीं लिखी थी एग्जाम में। सर जी रिक्वायरमेंट तो जरा गौर से पढ़िएगा, पहले मैं भाई का चेहरा सोकर रिकॉर्ड करना चाहूंगा। If yes, state the requirements that each issuing company needs to comply. ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆਇਆ ਕਿ क्यों फेल करता ਤੁਹਾਨੂੰ? आपने भी नहीं लिखा, उसके बाद आपने कहा क्या खुद ही लिख रहा है। कब बड़े होंगे आप लोग? आइए देखते हैं एग्जामिनर क्यों रो रहा है यहाँ पे, एग्जामिनर्स क्यों रो रहे हैं। हाँ जी 2 के 1 में वो यही कह रहा है कि बच्चों ने उसको अनलिस्टेड वाला बहाना देकर साइड पे फेंका, हालांकि हो क्या रहा है? प्राइवेट प्लेसमेंट। 2 के 2 में क्या कह रहा है कि बच्चों ने राइट इशू वाली बात को आइडेंटिफाई नहीं किया। 2 के 3 में जो काम आप भी करके आए हैं, आई के आपने क्या कहा? चले वो हो आई के आप तो जज्बाती हुआ है। एग्जामिनर्स मिस द कमीशन अप्रूवल वाली बात, यानी कि 21 दिन वाली बात आपने मिस की। वेरी गुड, आप तो खैर सब कुछ ही मिस करती। एग्जामिनर्स ओवरलुक द रिक्वायरमेंट दैट कॉपीज ऑफ द अप्रूव्ड प्रोस्पेक्टस मस्ट बी अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज। एग्जामिनर्स ने आइडेंटिफाई नहीं किया कि इसको वेबसाइट पे अपलोडिंग वाली बात, और एग्जामिनर्स ने आफ्टर इशुएंस वाली बात को भी मिस किया, मॉडिफाई वाली बात, यानी कि सारी बातों को क्या कर दिया? मैक्सिमम बातों को मिस कर दिया, और किसी ने तो रिक्वायरमेंट को भी मिस कर दिया। अब समझ आ रहा है? ये होते हैं बरक़ात टेस्टिंग की, एक दफ़ा सवालों को अटेम्प्ट करने की, किसी को सॉल्व करके दिखाने की, ये बरक़ात होती है। चले आगे, है हिम्मत? चले आए आए आगे आए। हाँ जी मुझे शुरू में एक कमेंट आया था MCQs मुश्किल थे, सब्जेक्टिव तो जैसे आप लोगों ने बड़ा आउटस्टैंडिंग किया है ना कि 85 में से हाई कैप ढूंढता रहेगा, बट नंबर कहाँ से काटूं? ये तो मेरिट के लिए आए थे, ये तो गोल्ड मेडल के लिए आए थे। पहले जो पेपर दे रहे हैं वो पास होने चाहिए, और जिस पेपर में मेरिट आ सकता है ये आ रहा है वो पहले फेल ना हो। जितने पेपर दिए वो पास हो, और जिसमें मेरिट आपका बन रहा है वो इससे पहले दे के फेल ना किया, तो उसमें मसला नहीं। अच्छा जी अब मेरे पास सवाल नंबर कौन सा रह गया? 6 7 नहीं 6 हो नहीं गया, नहीं हुआ। 6 7 और 10 ये रह गए। अच्छा और ये तीनों सवाल मैंने कब करने? लास्ट आवर में। अब हम सेकंड आवर पूरा कर चुके हैं। कुछ दिखाता हूँ आपको, शायद आपने गौर किया हो ना किया हो। जादू ये पढ़े poor performance was observed in question number 6, 7 and
अभी देखते हैं सर, ये नहीं, आपका सवाल भी आई कैब ने आंसर फौरन से कर दिया। आई कैब ने कहा मेरा बच्चा हमेशा नाराज ना हो। 6 में कितने बच्चे पास हुए, 7 में कितने बच्चे पास हुए, 10 में कितने बच्चे पास हुए, जरा बाकी पे और डालें। 35, 41, 52, 72, 53, 61, 48, 50, यानी कि जो 47% बच्चे पास भी हो रहे हैं उनकी भी नो डाउट परफॉर्मेंस इनमें कम है, मगर वो पास किस वजह से हो रहे हैं, बाकी मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था कि क्रैमिंग पार्ट नहीं आपको आर या पार करना, ये क्रैमिंग ही है जो कि आपको बचा जाती है। एंड दिस इज द होलसम प्रूफ के सामने 22, 11 और फिर भी 30, फिर भी 30। तो पहले 6 करें, 7 करें या 10 करें? हाँ जी, 7 पहले कर लें, 7 पहले कर लेते। जनता के सामने हम क्या कह सकते हैं? सर कह तो ऐसा नहीं कि जैसे मैंने करना हो, करना तो आप लोगों ने। चैप्टर कौन सा है? मीटिंग्स। ओके, 4, 3, 7, 3, 10 और 2, 12 सवाल आपके पास है 12 नंबर का। 15 मिनट में आपको दे रहा हूँ, पहले आप लोग करें फिर डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग सोचें, दिमाग लड़ाएं। छोटा कर दूं साइज अगर पूरा सवाल चाहिए तो, या पार्ट डी के अलावा मुनासिब है? ये ना, ओहो, नहीं उसका मसला नहीं होता, बस इतनी अच्छी हो कि आए क्या अब ये ना कहे कि लिख के चला गया पुत्र, तब इतनी ज़्यादा ना हो। बाकी अगर मुनासिब है तो उसको कोई इशू नहीं। आई क्या भी अज्यूम करता है कि बच्चे को अंग्रेजी आती है, क्योंकि मुझे बताया पूरे सीए में क्या कोई पेपर है इंग्लिश का, पहले हुआ करता था उसका नाम था फंक्शनल इंग्लिश। वो अंग्रेजी नहीं है सर, उसमें अंग्रेजी सिखाई नहीं जाती, उसमें लेटर सिखाया जाता है, मेमो सिखाया जाता है, वो ड्राफ्ट बनना सिखाया जाता है, बेसिक इंग्लिश नहीं सिखाई जाती। आई क्या आपको लगता है कि जब बच्चा इंटर से आ रहा है तो कुछ ना कुछ करके आया होगा? सवाल आपके सामने है, 15 मिनट काउंटर शुरू हो चुका है, टाइम ना ज़ाया करें, सवाल अटेम्प्ट करना चाहिए।
क्या चाहते हैं इस सवाल से आप, क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं? पेंगुइन लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जिसके दो तरह के ऑर्डिनरी शेयर हैं, क्लास ए और क्लास बी। 80 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच एंड 15 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीस, जरा निकालें 80 को 10 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है? 800 मिलियन। और 15 को 20 से करें 300। तो कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल कितना? 1100 मिलियन। कितने जीरो आएंगे? 3 6 नहीं, 8 नहीं आता, 110 मिलियन होगा ना, 1100 नहीं है। 800 और 300 1000, 1100 000 और 000, 1100 000 और 000। और अगर मैं सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं तो मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, फिर आंसर क्या आएगा? 110 000 000। इतनी बात ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं। पीएल इशूड अ नोटिस टू इट्स मेंबर्स, और पब्लिश भी कर दिया इसने वेरियस न्यूज़पेपर्स के अंदर कि हम क्या पास करने लगे हैं। एक ईओजिम बुलाई है 7 मार्च को, और क्यों बुलाई है? क्योंकि उन्होंने रिवाइज करनी है टर्म्स ऑफ अ लॉन्ग टर्म लोन, जो कि किसको दिया है? कीवी को दिया। और रिवाइज क्या करनी है? वो ग्रेस पीरियड बढ़ाना चाह रहे हैं बाय 6 मंथ्स, और इंटरेस्ट रेट कम करने जा रहे हैं बाय 2%। ये प्रपोजल किसने दी है? फैज़ ने। फैज़ कौन है? पीएल का डायरेक्टर, और कीवी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एक बंदा एक जगह पे डायरेक्टर हो, दूसरी जगह पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, तो क्या दोनों कंपनियों को जोड़ता या नहीं जोड़ता? बना देगा। ड्यूरिंग द ईओजीएम, अब ईओजीएम स्टार्ट हो गई है, फॉलोइंग एन इनिशियल शो ऑफ हैंड्स। अब सबसे पहले क्या होता है? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? शो ऑफ हैंड्स। और क्या शो ऑफ हैंड्स को चैलेंज कर सकते हैं? और उसका क्या नाम होता है? नाम बताएं। पोल, यानी कि पोल डिमांड किया जा सकता है। और पोल कौन डिमांड करेगा? वो मेंबर जो यहाँ फिजिकली मौजूद हो या वीडियो लिंक पे आया हो, और उसके पास कम से कम 1/10 ऑफ वोटिंग पावर भी होनी चाहिए। अच्छा, द चेयरमैन, अच्छा खैर, अब मेंबर अटेंडिंग रिमोटली डिमांडेड अ पोल ऑन द रेजोल्यूशन। अब जब एक मेंबर पोल डिमांड कर ले तो क्या शो ऑफ हैंड्स की कोई वैल्यू रहेगी? नहीं। अच्छा, क्या पोल डिमांड करते साथ ही एग्जीक्यूट हो जाता है या टाइम लगता है? कितना मैक्सिमम? 14 डेज। हाँ, मगर पोल डिमांड और पोल की एग्जीक्यूशन में मैक्सिमम कितना फासला है? 14 डेज का फासला होता है। हाँ, मुझे पता है, बस होना शुरू हो गया है कि 50 तक कैसे जाना है। सब्सिक्वेंटली नहीं, द चेयरमैन देन ऑर्डर्ड द पोल बी कंडक्टेड वाया सीक्रेट बैलेट। ऐसे ही होता इन द नेक्स्ट वीक। तो 14 डेज की टाइमलाइन थी, मगर ये कब करने जा रहे हैं? अगले 7 दिनों में। सब्सिक्वेंटली डायरेक्टर रेज द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक डायरेक्टर उठा और उसने 4 सवाल पूछ लिए, और 4 सवाल तो उसने पूछे, फंस कौन गए हैं? आप लोग फंस गए ना। सवाल उसके हैं, जवाब कौन दे रहा है? जिनके अपने पेपर पास नहीं होते। क्या एडवाइजर बनेंगे आप लोग कंपनी के? कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए कंपनी लॉ तो आना चाहिए ना। आइए देखते हैं। इज द चेयरमैन जस्टिफाइड इन ऑर्डरिंग द पोल थ्रू सीक्रेट बैलेट? क्या वो जस्टिफाई है? क्या वो कर सकता है? क्या उसने सही किया? सही किया, मगर कब? जब उस मेंबर ने पोल डिमांड किया हो, जो या फिजिकली आया या और उसके पास। तो सवाल ने ये तो बता दिया कि वो वीडियो लिंक से आया, मगर सवाल ने ये नहीं बताया कि उसके पास कितने % की वोटिंग पावर है। तो ये बात किसने दिखनी थी? तो आप बताएंगे कि ये 2 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। एक तो पूरी होगी, अगर दूसरी पूरी होगी तो ये भाई साहब जस्टिफाइबल है, अदरवाइज ये जस्टिफाइबल नहीं।
एंड व्हेन विल द रिजल्ट्स ऑफ पोल बी इम्प्लीमेंटेड, कब रिजल्ट आएंगे पोल के? जब पोल कराया जाएगा उसके फौरन बाद आ जाते हैं या उसके भी डिले के बाद आते हैं? साथ ही आ जाते हैं। तो जिस दिन पोल होगा उसी दिन उसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। व्हाट इज द टोटल वोटिंग पावर ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर्स एंड फॉर द कंपनी एज अ होल? हाँ, पहले बताएं क्लास ए की कितने वोटिंग पावर है? क्या? अब अज्यूम करें 10 है, अब बताएं, अज्यूम करें 10 है, फिर क्या होगी? 800 800 श्योर श्योर। मुझे 80 की फीलिंग क्यों आ रही है? मुझे क्यों लग रहा है 80 मिलियन होना चाहिए इसका आंसर? हाँ, तो 80 मिलियन शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है। ये तो आप लोगों ने बताना ना, कंसल्टेंट तो आप लोग हैं, मैं तो जस्ट आपको सवाल दिखा रहा हूँ। हाँ जी, बाकी जरा क्या कहते हैं? कोई इनको काउंटर करने को तैयार है? एनीवन जो उनको काउंटर करे? कोई नहीं, सर पकड़ लिया वेरी गुड। अब समझ आ रही? अब जेहन में आ रहा है कुछ? अभी भी नहीं आ रहा होगा। हाँ जी, 47-48। मिस, आपने क्या किया था यहाँ पे? कुछ नहीं, छोड़े। हाँ, कुछ ना कुछ, बस कुछ ना कुछ मैं कर ही आई थी। हाँ जी, आपका क्या ख्याल है इसमें क्या होना चाहिए पार्ट बी में? आई कैप से पूछते हैं, क्यों लड़ते हैं जब आई कैप बैठा है बताने को। हाँ जी, आप में से खैर कैसे निकाली उसने क्लास ए की वोटिंग पावर? 80,000 नहीं, 80 मिलियन शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 कैसे आया? फेस वैल्यू 10 थी और मैंने क्या कहा था, क्या अज्यूम कर लो 10 डायरेक्ट। जब कुछ ना लिखा हो तो 10 को हम अज्यूम कर सकते हैं। तो 10/10 1 मल्टीप्लाई बाय जितने शेयर में, तो आपका आंसर क्या आ रहा था? तो ये कितना आ रहा? इसी तरह, हाँ, इसी तरह क्लास बी को देख लेते हैं। क्लास बी में क्या है? 20 रुपये की फेस वैल्यू थी या 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, और डिवाइडेड बाय 10, 2 आ गया, 2 × 30। और जब इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो वो किसकी आ जाएगी? वोटिंग पावर ऑफ कंपनी आ जाएगी। हाँ जी, पार्ट सी के बारे में क्या ख्याल है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड टू पास द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन assuming that only class A shareholders have attended the poll? मिनिमम कितना होना चाहिए? 3/4। किसका? 80 का, 30 का या 110 का? 80 का। तो ये कितने लोग खा के आए थे? 60 आना चाहिए। और पार्ट डी के बारे में क्या ख्याल? What steps must be complied if members vote in favor of the resolution during the poll? अब ये तो रटा, क्या स्टेप्स कंप्लाई होने चाहिए? बताएं 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 बताएं। बता दें। 15 डेज वाली रिक्वायरमेंट है, किसको बताना होता है? रजिस्ट्रार को बताना होता है। आइए जरा एग्जामिनर कमेंट्स देखें। हाई क्या भाई, जो 11% नंबर दे के बैठे हुए हैं वो कितना चीख रहे हैं, और माशाल्लाह अच्छा खासा चीख रहे हैं। वो कहता है एग्जामिनर्स फेल टू एस्टैब्लिश दैट द चेयरमैन इज जस्टिफाइड। कहता है
बच्चों ने तो ये कह दिया कि चेयरमैन जस्टिफाइड नहीं है। एग्जामिनर इज मिस दैट द पोल शैल बी टेकन विद इन 14 days. Examiners fail to state that the effective date for implementation जो है वो सही नहीं निकाली उन्होंने। टोटल कैपिटल अमाउंट सही नहीं निकाली पार्ट बी में। जो फैज का डुअल रोल था वो किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। जो एसोसिएटेड कंपनियां बन रही थी वो किसी ने नहीं निकाल के दी। लॉन्ग टर्म एडवांस को लोन, ये वाली बात लोगों ने क्या कर दी, मिस कर दी। और पोल और 14 days वाली रिक्वायरमेंट भी लोगों ने नहीं बताई। एग्जामिनर्स फेल टू स्टेट के एक स्पेशल रेजोल्यूशन होगी, ऑथेंटिकेट किया जाएगा, फाइलिंग होगी। 15 days वाला पॉइंट किसी ने डिस्कस नहीं किया। तो रिजल्ट कितना ही आना है, इतना ही आना, 11%। तो आज के सेशन का अभी तक क्या नतीजा निकला है? आई क्या फेल करता है? कौन फेल करता है? हम खुद फेल होते हैं। 7 के बाद 6 करना है या 10 करना है? यहाँ कर जान 10 करते हैं। किसके लिए करना पड़ेगा? लिखते हैं, हाँ लिख दे। ये देखें, सी लॉ भूल जाता है, सी लॉ भूलता है। सी लॉ में ये एक खासियत है कि ये भूल जाता है। तब वो तो चैप्टर 12 है, मतलब चैप्टर में 20 होते हैं बी लॉ की तरह। वो भूलता नहीं है, ये भूल जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्राइमिंग वाली इतनी चीज़ें जो कि जंबल हो जाते हैं। तभी जब मैंने एक स्टेटमेंट पास की थी कि गुड़ से मारता है उसको जहर की ज़रूरत नहीं। सवाल वेट करें। पार्ट ए शुरू के 3 पॉइंट्स में से है और पार्ट बी आखिरी पॉइंट में से है। मेरा नहीं ख्याल कि ये सवाल मुश्किल था अगर आपने चैप्टर 3 को ज़रा सही से किया होता। 3 कंपनीज हैं, तीनों आपस में रिश्तेदार हैं, एसोसिएट बनेंगी। एक उनकी होल्डिंग है, 3 सब्सिडरियाँ हैं और तीनों का जिक्र 1 to 3 में होगा, फिर चौथे में 2 का या 3 का जिक्र होगा। एक इलेक्टेड डायरेक्टर, चलिए वैसे बता दें, एक इलेक्टेड डायरेक्टर सर्वाइव्ड अ कार इंसिडेंट और अब वो मेंटली इनकैपेसिटेट है। बताएं क्या वो उस कंपनी के बोर्ड पे रह सकता? नहीं। कब से नहीं रहेगा? जब से वो मेंटली इनकैपेसिटेट हुआ है। वो डेट क्या है? 2 मार्च। ये मुश्किल था पार्ट। अजीज बहादुर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीएसएल में, उसको हार्ट अटैक हुआ अगस्त में और उसने तब से लेके कोई बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की। इसमें एक रूल है, 3 कंसेक्यूटिव बोर्ड, अगर तो 2 तक कहानी है तो मसला नहीं है। अगर 3 हो गई हैं तो जैसे ही तीसरी मीटिंग एंड होगी उसका क्या होगा? वो हो जाएगा इनएलिजिबल हो जाएगा। फराज गनी, a director in VBL, was granted a loan of rupees 2 million by the board in February, repayable within period of 6 months. हाँ जी, VBL मैं बता दूं लोन है तो मेंबर्स को बीच में स्पेशल रेजोल्यूशन वाला पॉइंट आना चाहिए। यस। अब जरा पार्ट बी करें और मुझे बताएं पार्ट बी में आपके क्या क्या जवाब आते हैं। पार्ट बी इज प्योरली फ्रॉम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। मैं हिंट दे देता हूँ, टॉपिक खोल लें और आंसर करते जाएं। चलिए आज किताब खोल लें। अज्यूम करें कि आपका ओपन बुक पेपर है, मुझे पता आपने फिर भी नहीं पहुँचता। अज्यूम करें कि पेपर कौन सा है? ओपन बुक। वैसे कितना मजा आया ना कि ओपन बुक पेपर कर दे आपका। कॉर्पोरेट लॉ का आई आपने किया है फाइनल में और मजाल है कि कोई बच्चा पास हो जाए। ओपन बुक करने से वो मजीद डिफिकल्ट पेपर बनाएगा, फिर डेटा खत्म हो जाएगा, सब कुछ क्या होगा, सारा कंसेप्चुअल उठेगा। तो अभी
आपकी बचत है, क्योंकि रट्टा आपको पास करवा जाता है तकरीबन। एक अभी नहीं हुआ बस एसपीएम, बाकी सारे ही ओपन बुक हो गए, सारे ऑनलाइन होते हैं। अभी एक आधा नहीं है, बट जब तक आपने पहुंचना है तब तक तो कुछ नए पेपर्स भी ऐड हो चुके होंगे, कुछ ख़त्म हो चुके होंगे, और सब कुछ ऑनलाइन में होगा, और कैफ भी ऑनलाइन हो चुका होगा। हाँ तो बस एसीसीए को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, मगर फिर याद आता है कि हमारा पैटर्न और उनका पैटर्न और, हमारे बच्चे और तरह के, उनके बच्चे और तरह के। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैंने आपको हिंट दे दी है, टॉपिक बता दिया, अब 3 सवाल को ढूंढना आपका काम। पड़ेगा। एक बंदा सीईओ था 18 से 21, और हम कहाँ खड़े हुए हैं 24 में। क्या ये बंदा एक पोटेंशियल कैंडिडेट है टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? हम कहाँ खड़े हैं मई 24 में, वो कब छोड़ा है 21 में, मगर कौन सा महीना है, सवाल खामोश है। 21 का मतलब ये नहीं कि 21 का ईयर एंड, 21 कैन बी एनी मंथ ऑफ 21। तो अगर तो उसने छोड़ा है मई 21 से पहले या बाद में, पहले, तब वो क्वालिफाई कर जाएगा। और अगर मई 21 में छोड़ा या मई 21 के बाद छोड़ा तो वो क्वालिफाई नहीं करे। यस, बहराम हसन 13 से 22 तक वो भाई साहब डायरेक्टर थे। वजह सुभान, आई के आपको आपसे बहुत प्यार है, वो चाहता है क्या बार बार आए, मगर पेपर चेंज कर करके। और नीचे दानियाल भाई बोर्ड पे रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, नॉमिनेटेड हैं, हाँ या ना? क्यों नो क्यों? जनवरी 23 से फरवरी 24, क्यों डरते हैं क्या? तुम्हारे करीब ही खड़ा हुआ, तो आप पढ़े। व्हाट अबाउट दानियाल भाई? आई कैब ने कंटिजेंट किया उसको, पता कभी कभी ना सवाल चाहता है कि आप दोनों एस्पेक्ट बताएं, इधर दिस और दैट, इफ ये तो क्या होगा और इफ ये है तो क्या होगा। और अगर आपने गौर किया तो सवाल कितने मार्क्स का था? 5, नहीं पार्ट बी कितने मार्क्स का था? 5, और बातें कितनी थी? 3। तो कम से कम 2 ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें आपने इफ करना था, तभी बनते ना 2, 2 और 1, 5। हाँ जी, तो इस सवाल में आपकी क्या आई कैप में परफॉर्मेंस रही? जी सर, आपसे शुरुआत करते हैं। कुछ भी नहीं था, ये सही हो गया था, थोड़ा सही हो गया था। मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि होमवर्क करते हैं और आप मुझे नेक्स्ट टाइम लाके दिखाइएगा, आपने उसके बाद मेरे हाथ में नहीं चढ़ना। बॉक देने आएंगे या भाग जाएंगे? अल्लाह करे। मौके पर कोई प्राइज अनाउंस हुआ था क्लास में?
नहीं हुआ अभी तक, हम कर देते हैं। आप सीलो के मॉक में टॉप करें, आपको फाइनल में एक पेपर फ्री, दूसरा पेपर 50% ऑफ पे। अब तो फाइनल की बात करूंगा ना मैं, आप तो कैफ 7 तक आ गए हैं। आप अगर पीछे से छलाल मारते हुए आ रहे, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि बच्चा पहले ग्रुप ए खत्म करेगा, यानी कि कैफ 1 से कैफ 4 खत्म करेगा, फिर 5 से ऑनवर्ड चलेगा। हमारे नजदीक तो आप एंड पे खड़े हुए हैं, क्वालिफाइंग अटेम्प्ट वाले हैं आप, है? सही बात है ना जनाब। एक आखिरी हमला करें, यू हैव 10 मिनट्स, 6 बजे क्लास को एंड करते हैं, 5 मिनट आपके 5 मिनट मेरे, सोचें क्या करना है सवाल। हाँ, एक या 2 सवाल होते हैं, क्योंकि वो कंपनसेट कर होते हैं किसको, 50 नंबर के रटे को। मैं जूम कर देता हूँ, इतना इतना ठीक है। टॉपिक समझ में आ रहा है कौन सा है? इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड इन द नेम ऑफ अदर। पहले वाली में क्या हो रहा? चलिए 5 मिनट लेंगे, पहले आप लोग सोचें, फिर करते हैं बात। यू थिंक फर्स्ट, यू हैव 5 मिनट्स। An FCL employee nominated as a member of AML holds 1 share. सलमान तनवीर FCL का डायरेक्टर नॉमिनेट हुआ, होल्डिंग 1 share। तो क्या करूं उसका? अनलिस्टेड कंपनी में कितने मेंबर होने चाहिए? 3 होने चाहिए मिनिमम, या मैक्सिमम? मिनिमम 3 होने चाहिए। तो अब मुझे बताएं, मैंने आपको हिंट दे दिया। यस यस, तो रख सकते हैं हाँ या ना? रख सकते हैं। रेवन में क्या हो रहा है? ये लिस्टेड कंपनी है रेवन, 15%। ओवैस परवेज ये भी एक्सेप्शन में है, इसके क्या है? आपने क्या किया था एग्जाम? ये सवाल छूट गया था ना आपका, आपको ये छूट गया था या जान के छोड़ा था? कुछ तो गड़बड़ है तो यार, कुछ तो गड़बड़ है। कूट के बारे में क्या ख्याल है? अनलिस्टेड कंपनी विद 5 मेंबर्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अनलिस्टेड कंपनी विद 5 मेंबर्स। हाँ, एसोसिएट के लिए 15 नहीं है, 20 है, 20 है। तो इससे पास तो 5% है, सॉरी 5% है। और अनलिस्टेड कंपनी विद 5 मेंबर्स, ये लाइन कुछ तंग कर रही है आपको? सीधा नहीं होता, कभी कभी वो बहुत सीधा हो जाता है, कभी कभी आपको फंसा देता है। यहाँ फंसा गया। ये वो सवाल था जो कि अंधेरे वाला है। आप इसको पहले घंटे में स्टार्ट करें, 2 घंटे भी लग जाएंगे ना, इस सवाल से बाहर नहीं आ पाएंगे। और इस तरह का सवाल 30, 35, 40 से 50 नंबर को ज़ाया करवाते हैं। तो इन सवालों ने आपको पास करवाना है? नहीं, इन्होंने थोड़ी सी बस सपोर्ट कर देनी है। वो जो टेल एंडर आखिरी के 5 ओवर में 2-4 शॉटें मार के अगर कोई तुक्के से छक्का लग गया तो लग गया, तो वो 300 नंबर तक, सॉरी 300 स्कोर तक आपको ले जाएंगे। अदरवाइज 200, 250, 300 आप ऊपर से आसानी से बना सकते हैं। देखते हैं, आप लोग ना परेशान हो, हम माइकल से पूछ लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके जो चेहरे के ऊपर जो थोड़ी सी भी मुस्कुराहट है वो ख़त्म हो जाए। CTL खुद ही पढ़ लो।
नीचे भी कुछ लिखा हुआ है ना, कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, ये किसने पढ़ना था? आज के सेशन से क्या सीखा? पेपर तो एक तरफ रखे ना, उसको तो साइड पे करते हैं, फेंक देते हैं, बंद कर देते हैं। सीखा क्या? हमने ये सीखा कि अभी भी हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। हमने ये सीखा कि आज 11 अगस्त है और पेपर हमारा कब है? 7 को, और अभी भी महीना 25 दिन उसमें है, और 25 दिन में 3 हफ्ते तो होंगे। 3 हफ्तों में क्या 3 दफ़ा रिवीजन हो सकती है? हो सकती है। ये चलो 2 हफ्ते भी हो सकती है। रोज़ का अगर आधा चैप्टर भी करेंगे ना अच्छे से, विद राइटिंग प्रैक्टिस, और सारे सवाल नहीं करने, आपको एक लिस्ट दी थी, वो लिस्ट है 12 चैप्टर है, हर चैप्टर के 3 सवाल है, तो 36 सवाल अगर लिख लें, वो 36 लिख लें, ये पूरी टर्म सॉल्व कर गेम ऑन, बढ़ के काम करें। 36 वो करें, एक ये अटेम्प्ट करें, एक इसकी इमीडिएट पिछली अटेम्प्ट कर लें, तो देयर इज अ चांस ऑफ सर्वाइवल। मैं दोबारा रीड कर दूं, चैप्टर 12 इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट, ये 3 तो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वहां से 6, 12, 10, 8, 3 और 6, ये तो टॉप मोस्ट है। कितने हो गए? 5। जो बाकी 7 है उनको छोड़ना नहीं है, मगर उनको भी अच्छे से तैयार करना है। फिर एक और चीज़ सुन लें, इस अटेम्प्ट में चैप्टर 1 से कोई सवाल नहीं है सब्जेक्टिव, चैप्टर 2 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 में से आ चुका है, तो देयर इज अ चांस कि अब वो 6 ना टेस्ट करे, 1, 2 और 5 टेस्ट कर ले। सवाल एग्जैक्टली तो रिपीट नहीं होगा, मगर हमें ये पता है कि चैप्टर 12 पूछे बिना पेपर नहीं बन सकता, तो जो आ गया है उसके अलावा बाकी से तैयार कर लो। मैंने ये नहीं कहा बिल्कुल छोड़ दो, एक दफ़ा पढ़ लो, शायद आए कि अब एमसीक्यू में ले आए, भाई वो जंगल का बादशाह, वो कुछ भी कर सकता है। तो हेलो, अभी 6 देखें, ग्रेड ए में क्या है, 1 to 5 और 6 अच्छा खासा टेस्ट कर लिया, 1 to 5 रह गया, तो नहीं 1 to 5 6, तो हाई चांस बन गए टेस्ट होने के। 3 तो हमेशा ही आना, 8 भी हमेशा ही आना है, 12 भी हमेशा आना है, 9, 11 भी हमेशा आने, और 10 भी हमेशा आने। तो 6, 7 पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, मगर बाकियों पे कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते। 6, 7 और 4 पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि इस दफ़ा आपने पूछा ही क्या है, 6, 1 भी नहीं पूछा, 2 भी नहीं पूछा, और 5 भी नहीं, 5 वो ग्रेड और है। डन। अपना ख्याल रखिएगा, मॉक वाले वीक में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, रब रखा।